फाइबर ऑप्टिक्स में क्या है? ओके, सो फाइबर ऑप्टिक्स इट इज़ अ पार्ट ऑफ मॉडर्न कम्युनिकेशन। आज की डेट में हम ये सुनते हैं कई बार कि ऑप्टिकल फाइबर्स बिछ रहे हैं ना, कई ने पढ़ा सुना होगा कि भैया रिलायंस का ऑप्टिकल फाइबर बिछ रहा है या फिर एयरटेल का है। तो उससे फ़ायदा क्या होता है, हमें कौन बताएगा ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन का फ़ायदा क्या है? एनीवन? तो फास्ट, सर इंटरनेट फास्ट स्पीड इंक्रीज हो ट्रांसमिशन, जाती है। फास्ट सर ट्रांसमिशन। पैकेट लॉस भी कम है। क्या होता है? इट इज़ यूज्ड टू फास्ट ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स। ओके, और स्पीड भी सिग्नल्स की बढ़ती है। जैसे आज की डेट में हम कहते हैं हमारे पास ब्रॉडबैंड्स हैं, बड़े अच्छे अच्छे दैट मीन्स नेटवर्क्स हैं जिनमें हमारे पास 4G है ना, 3G नेटवर्क्स हैं, दे हैविंग वेरी फास्ट स्पीड। ओके, एंड द क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन इज ऑल्सो इंक्रीज्ड। तो ये किसकी वजह से पॉसिबल हुआ? जो हमारे पास से नए ऑप्टिकल फाइबर्स जो आए, ठीक है, दिस इज द मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी फॉर कम्युनिकेशन। तो फाइबर कम्युनिकेशन ने जो हमारा ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन सिस्टम था उसको क्या करा, इसने रिप्लेस करा। मैंने तो बताया अभी कि कभी अभी जैसे ड्यूरिंग दिस टाइम वी हैविंग फेस्टिव सीजन, so there are lot of shops we see in market having the stuff that is related to decoration। या फिर हम कहीं दूसरे मेलों में जाएं तो वहाँ भी हमें कुछ वायर से दिखता है और उनमें बड़ी अच्छी स्पेशलिटी होती है। गमले में जैसे फूल होता है इस तरीके से वायर्स होते हैं और उनमें लाइट्स आपकी एक बहुत फाइन उसमें क्या रहता है, वायर टाइप। ठीक है, ये क्या होता है एक्चुअली फाइबर्स जो हैं दे आर प्लास्टिक और ग्लास फाइबर्स, और उनसे जो लाइट है वो अंदर बिल्कुल हमारे ह्यूमन हेयर के जितना क्या रहता है, ठीक रहता है। और जो लाइट है उससे होके कहाँ जाती है, टिप में आके हमें लाइट स्पार्क होती हुई दिखाई देती है, और लाइट ट्रेवल करती है विद इन द फाइबर एंड इट इज़ कमिंग आउट एज ए स्पार्क और अ वेरी ब्राइट point, that means a spot at the output end. This is what we call optical fiber। और ये कम्युनिकेशन जो है ऑप्टिकल कम्युनिकेशन की फॉर्म में, जो सिग्नल्स हैं वो कौन सी सिग्नल में चल रहे हैं, ऑप्टिकल सिग्नल की फॉर्म्स में। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इज फाइबर ऑप्टिक्स। जो फाइबर ऑप्टिक्स है इसमें जो हम डेटा ट्रांसमिशन करते हैं उसके लिए भी हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, हमें लेजर्स या एलईडीज को, हमें डायोड्स को यूज करना होता है। अब देखो फाइबर ऑप्टिक्स is a technology used to transmit information as pulse of light through strands of fiber made of glass और प्लास्टिक over a long distance। अब होता क्या, हमारे पास जो फाइबर्स हैं वो फाइबर्स जो सिग्नल अंदर अपने अंदर ट्रेवल कराते हैं वो किस फॉर्म में ट्रेवल कराते हैं, वो ट्रेवल कराते हैं ऑप्टिकल सिग्नल की फॉर्म में। ठीक, देखो यहाँ पर डायग्राम है, इसमें तुम्हें दिखाई देगा, बहुत ध्यान से देखना। एक्चुअल में जो फाइबर्स हैं दे आर वेरी फाइन इन स्ट्रक्चर। ओके, दे हैविंग द डायमेंशन एज लाइक द ह्यूमन हेयर। तो इसका मतलब बहुत पतले होते हैं वो, ठीक है, कुछ माइक्रोमीटर रेंज में इनकी रेडियस होती है। तो बहुत फाइन इनका स्ट्रक्चर्स होते हैं, और इसमें भी कोर क्लैडिंग इसके दो लेयर्स रहती हैं। तो जो हमारा सिग्नल है वो सिग्नल इस अंदर वाली लेयर से ट्रैवल करता है। ठीक है, इसके अंदर एक ग्रीन कलर की लेयर हमें दिखाई दे रही है, इस ग्रीन कलर की लेयर से सिग्नल क्या कर रहा है, हमारा ट्रैवल कर रहा है। ठीक, अब ये एनिमेशन जब चला था तब हमने देखा इसको, देखो ये सिग्नल तुम्हें दिखाई दे रहा है ब्लू लाइन में, ये सिग्नल इसके अंदर ट्रैवल कर रहा है। और आउटर जो हमारा सिलेंड्रिकल इसकी लेयर है उसको हम बोलते हैं क्लैडिंग। तो इसका मतलब, और फाइबर ऑप्टिक्स में दो मेन पार्ट होते हैं जो फाइबर्स हैं, एक तो कोर है, कोर जिसमें सिग्नल ट्रैवल करता है, और क्लैडिंग जो सिग्नल को ट्रैवल होने में हेल्प करती है। दैट मीन्स आउटर लेयर ऑफ कोर इज कॉल्ड क्लैडिंग। ठीक है, अब जो सर हमारे, पहले शेयर हाँ बेटा कर दो, क्या नोट्स कह रहा शेयर है? कर दो पहले, नोट्स। ये वाले हैं, यस सर। ये अभी चल रहे हैं, अभी इसके इसके बाद करूँगा मैं इसे, अभी इसे कंप्लीट यहाँ इसमें देखो अभी है ना जो चल रहा है, उसके बाद फिर मैं जब तक लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा तो मैं सेंड कर दूँगा, क्योंकि मैं उसे भेजूँगा, तुम्हारा आधा ध्यान उसमें रहेगा क्योंकि स्क्रीन पर ऑलरेडी चल रही है पीपीटीज। ठीक, यही मुझे तुम्हें भेजना है। तो ये हमारा क्या है, दिस इज ऑप्टिकल फाइबर्स। ठीक है, किसके बनता है भाई, ये बड़ी अच्छी स्पेशलिटी है। नॉर्मली हम कहते हैं कि सिग्नल्स को ट्रैवल करने के लिए मेटेलिक वायर होने चाहिए, क्योंकि जो ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन होता है वो किस पे बेस्ड होता है, वो कॉपर वायर से होता था।
लेकिन कॉपर वायर के बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे। The first thing that copper is an expensive material. Second, it's a metal, so it is heavy and bulky. And if you're using these copper wires for a long distance communication, then the economically they will be expensive. The losses will be higher. So the attenuation or the signal loss will be greater for long distance. So there was so many limitation for copper wire. जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ते चले गई तो हमें ज़्यादा नंबर ऑफ सिग्नल्स को ट्रैवल कराना था। तो उस केस में क्या था कि अब कॉपर वायर इनसफिशिएंट हो गए। इसका मतलब हमें कॉपर वायर को किसी नई टेक्नोलॉजी से रिप्लेस करना था, और उस कॉपर वायर को रिप्लेस किसने करा हमारा, इन फाइबर, जो किसके बने हुए थे, दैट वाज मेड ऑफ प्लास्टिक और ग्लास। अब देखो कॉपर तो महंगा मटेरियल है, लेकिन जो प्लास्टिक और ग्लास है ये बहुत एबेंडेंट है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हमें अवेलेबल हमारे आसपास और चीप भी है। तो इसलिए जो जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल थी वो बहुत लो हो गई। दूसरा एक और फ़ायदा हुआ, जो सिग्नल हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में भेज रहे थे, अब हमें उसे किस में सेंड करा, अब हमने इस सिग्नल को किस में सेंड करा, हमने इसे करा ऑप्टिकल सिग्नल की फॉर्म में। क्योंकि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो होते हैं वो आपका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, डिस्टॉर्ट हो जाता है। सो दिस प्रॉब्लम was also sort out. And the third thing, that these signals can be transmit for a long distance. ये जो signals हैं इन्हें long distance में भी transmit किया जा सकता है। So there was so many advantage of this optical fibers as compared to copper wire. और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है भाई, हमें जो पुरानी टेक्नोलॉजी है उसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स दिखाई देते हैं, बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं जो हमें कवर अप करनी होती हैं और नई टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ना होता है। अब जैसे मोबाइल्स हैं, आप 2 साल पहले जो मोबाइल्स थे वो 512 MB रैम के आते थे या 1 GB रैम के थे, और उनमें हार्डली 8 GB की क्या होती थी, इंटरनल मेमोरी। अब लेकिन आज की डेट में जो सॉफ्टवेयर या ऐप्स हैं वो इतनी हैवी ऐप्स हो गई हैं कि उस लेवल के मोबाइल पे वर्क करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यही होता है ना, टेक्नोलॉजी क्या चेंज हुई। यस सर। तो अब जो मोबाइल्स आए वो मोबाइल्स बहुत एडवांस हैं, उनमें 6, 6, 8, 8, 12 12 MB तक की GB तक की रैम प्रोवाइड हो रही है। बहुत सारे नए फीचर्स लेकर आ रहे हैं मोबाइल्स में। तो वो क्यों हमें करना पड़ा, क्योंकि जो पुराने मोबाइल्स थे उनमें लिमिटेशन थी। पहली तो उनमें इंटरनल मेमोरी इतनी नहीं होती थी, ठीक, दूसरा उनकी रैम इतनी ज़्यादा नहीं थी, कैमराज जो हम यूज़ करते थे उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं थी। क्योंकि अगर हमें उस टाइम पे एडवांस टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट थी तो वो बहुत एक्सपेंसिव हुआ करती थी। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट होता चला गया, जो पहले एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी थी आज की डेट में बहुत चीप है। तो यही आपका क्या होता है, दैट इज़ द इंजीनियरिंग, ठीक है। टेक्नोलॉजी यही है कि हमारे प्रेजेंट डे की नीड क्या है उसके अकॉर्डिंग डिवाइसेस को बनाना, पुरानी डिवाइसेस को चेंज करके नई डिवाइसेस लेकर आना। तो फाइबर्स ने भी ये काम किया। फाइबर्स ने बहुत सारी लिमिटेशन थी जो कॉपर वायर के वजह से हमें मिल रही थी, और सिंस पॉपुलेशन बढ़ रही थी, ये यूज़ ऑफ सिग्नल्स है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। अब कम्युनिकेशन बहुत एक्सपेंसिव होता चला गया और डिस्टर्बेंसेस ज़्यादा होने लगे, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ सिग्नल्स ने ट्रैवल करना था। तो इस टाइम पे जो हमारे ऑप्टिकल फाइबर्स थे ये आए और इन्होंने पूरा का पूरा कॉपर वायर की जो ड्रॉबैक्स थी उन्हें क्या कर दिया, ओवर। तो आज की डेट में सर हर जगह नॉर्मली, हाँ बेटा। सर इनकी ससेप्टेबिलिटी भी तो हाई है, यानी कि इजीली डैमेज हो जाते हैं अगर कोई कर्व या बेंड करते हैं इनको। कौन, ये जो फाइबर्स हैं? ऑप्टिकल ऑप्टिकल सर, ऑप्टिकल वाले हाँ बिल्कुल फाइबर। ये है, लेकिन ये है कि बहुत इजीली ये आपके अवेलेबल भी तो हैं, एक्सपेंसिव भी यस इतना सर, ज़्यादा हाँ। नहीं है ना। मतलब ड्रॉबैक्स हैं कि ऑप्टिकल फाइबर कहीं पर कट हो गया तो वो ऐसा नहीं कि जैसे कॉपर वायर हमने जोड़ दिया है ना, फाइंड कर दिया कि वो तो मेटल है, आराम से कर सकते हैं। यस इसमें ऐसा सर। नहीं होता, फिर इसमें एक्सपर्ट्स ही बुलाने पड़ते हैं। लेकिन ये बहुत कम होता है क्योंकि जो फाइबर्स बिछाए जाते हैं बहुत ज़्यादा इनमें प्रिकॉशंस रखते हैं भाई, ठीक है, काफ़ी लेवल तक नीचे इन्हें रखते हैं ताकि इनमें कोई डैमेज ना हो, है ना। क्योंकि नॉर्मली जब इन्हें कहीं पर ये और लाइन जाती है तो लाइन काफ़ी अंडरग्राउंड इसे रखते हैं ताकि नॉर्मली, क्योंकि अगर फाइबर कट गया फिर उसके बाद कम्युनिकेशन ख़त्म, फिर पूरा का पूरा फाइबर चेंज करना पड़ता है ना। क्योंकि इतने फाइन है कि इनको उसी में दोबारा से जोड़ना इट्स नॉट पॉसिबल। तो ये कुछ
ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं, लेकिन इसके जो एडवांटेज है ना बहुत ज़्यादा है। एडवांटेज कॉपर वायर के ऊपर 1000 एडवांटेज हो गई, 2-3 डिसएडवांटेज हुए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि आसान ईजी है, क्योंकि सस्ता है ना। अब जैसे टेम्पर्ड ग्लास है, पहले क्या था, बड़े महंगे वो स्क्रीन कार्ड्स आते थे ना, खाली लेमिनेशन की शीट लेयर होती थी, उसमें वो ऐसे टूटती हुई वगैरह नहीं थी, लेकिन क्या था उसमें फ़ायदा ही बहुत ज़्यादा नहीं था। अब टेम्पर्ड ग्लास है आज की डेट में 50-50 रुपये में है ना। एक टूट गया, आदमी अब ये नहीं सोचता कि मैं उसको करूँ, दूसरा लगा लेगा फटाफट से। तो ये चीज़ थी। एक मिनट बेटा, एक मिनट नई होल्ड करना। टेक्नोलॉजी के हिसाब से बेटर ऑप्शन है सर। हाँ, नई टेक्नोलॉजी, एक मिनट। ओके, तो देखो कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो कुछ उसके ड्रॉबैक्स हमेशा रहते हैं, ठीक है, कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, लेकिन जो एडवांटेज हैं वो बहुत सारी होती हैं। अब आज की डेट में अगर हम देखें, जो नई टेक्नोलॉजी है वो अधिकतर हमें ये लगता है कि बहुत फ़ायदे तो दे ही रही हैं, है ना। अब जो आजकल जो मोबाइल्स हैं, इनके रेडिएशंस बड़े ख़तरनाक हैं, है ना, क्योंकि इनमें जब जो स्क्रीन ब्राइटनेस है वो बहुत तेज़ है, बहुत बहुत सारी और चीज़ें हैं, लेकिन अगर लिमिटेड अमाउंट में यूज़ किया जाए तो ये फ़ायदे का काम है। लेकिन अगर कोई दिन रात अगर इस मोबाइल को देखेगा तो कहीं ना कहीं उसके आइज़ को क्या करेगा, डैमेज करेगा। तो छोटे मोटे ड्रॉबैक्स चलते हैं, लेकिन ब्रॉडर लेवल पे ये देखते हैं कि एडवांटेज कितनी हमें कोई डिवाइस दे रही है। ठीक हो गया। चलो अब नेक्स्ट हम स्लाइड पे चलते हैं। ये समझ में आया डायग्राम। देखो ये अगर तुम इस बार जाओ कहीं शॉपिंग में जाओ तो सब लोग देखना, वो इस तरह के स्ट्रक्चर में मार्केट में दिखाएं तो तुम समझ जाना कि इस जैसे स्पार्कल फॉर्म में इसमें लाइट आती है, यहाँ से लाइट बीम से ट्रैवल करेगी और जैसे ये टिप पॉइंट पर पहुँचेगी यहाँ पर एक स्पार्कल हमें दिखेगा। ठीक है, तो ये काफ़ी बीच में बहुत चले थे, 3-4 साल पहले हमने देखा था, बहुत लोग इससे खरीदते थे, है ना, लगाने के। तो ये थे ऑप्टिकल फाइबर्स। अब देखो, ये यहाँ पर बहुत सारे सिग्नल्स हमने भेजे हैं, ठीक है, दिख रही है स्क्रीन सभी को। यस सर। Yes, sir. हाँ, अब देखो इसमें बहुत सारे सिग्नल्स ट्रैवल कर रहे हैं। अब ये सिग्नल्स अलग अलग, देखो पहला सिग्नल आया, एक पाथ में चला, फिर हमने बहुत सारे सिग्नल भेजे। तो ये जो सिग्नल्स हैं ये लेज़र बीम्स हम कहते हैं, से हम सेंड करते हैं, क्योंकि लेज़र बीम हमने कहा कि बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ रखती है, हाईली मोनोक्रोमेटिक, डायरेक्शनल, है ना, और हमारा इसमें कोहेरेंट भी अच्छी होती है। तो ये लेज़र बीम के थ्रू सिग्नल कैरी करना बड़ा आसान होता है। तो जो सिग्नल हैं, पहले जो भी हमारे सिग्नल्स रहते हैं उन्हें हम ऑप्टिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं और फिर लेज़र के थ्रू उन्हें किस में लेके जाते हैं, ऑप्टिकल फाइबर। अब यहाँ पर अलग अलग कलर से दिखाया इसने, ग्रीन, ब्लू और आपका रेड। तो ये सारे सिग्नल्स सब अलग अलग वेवलेंथ के हैं, ये अलग अलग एंगल पे क्या करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से फाइबर में बहुत सारे सिग्नल एक साथ ट्रैवल कर सकते हैं और वो अलग अलग पाथ को ट्रैवल करते हैं। ठीक है, इनको हम मोड कहते हैं, अभी हम समझेंगे क्या चीज़ है। अब देखो, जो लेज़र बीम इसने दिखाई, लेज़र बीम में केवल एक सिंगल मोनोक्रोमेटिक लाइट है ना। अब जो ये लाइट बीम्स आ रही हैं, इन लाइट बीम्स में बहुत सारे कलर हैं, यानी जो सन से लाइट आ रही है उसमें बहुत सारे हमारे क्या हैं, हमारे पास सिग्नल्स हैं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना, ये जो पहला डायग्राम आ रहा है रेड कलर वाला, ये किसका है, लेजर बीम का, सिंगल लेजर वेवलेंथ। बीम। जबकि जो लाइट है, इट कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ वेवलेंथ एंड सिंपली वी से इट्स हैविंग 7 कलर्स। सो उसमें जब सिग्नल आता है तो 7 कलर्स में वो रहता है, और हर कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, जब वो मीडियम में पहुंचता है तो बिहेव अलग अलग तरीके से करता है, तो उनकी वेलोसिटी भी अलग अलग होती है। तो बहुत डिपेंड करता है, जब तक लाइट सराउंडिंग्स में है, हमें दिखाई दे रही, तब तक बिहेवियर बहुत सही है। जब वो ऐसे किसी हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम में पहुंचती है तो अलग अलग बीम्स अलग अलग पाथ ट्रेवल करती हैं। ओके, तो ये देखो, ये भी एक एग्जांपल है ऑप्टिकल फाइबर्स का। इसमें देखो हमें सरफेस पर ये लाइट बीम्स दिखाई दे रही हैं, जबकि अंदर ये सिग्नल जब चल रहा था, ये धीरे धीरे जब सरफेस पे पहुंचता है तो ये किस फॉर्म में दिखाता है, कि स्पार्कल के फॉर्म में हमें मिलता है। तो इसी तरीके से फाइबर्स क्रिएट किए जाते हैं। एन ऑप्टिकल फाइबर इज अ वेरी थिन एंड फ्लेक्सिबल मीडियम हैविंग सिलेंड्रिकल शेप। किस शेप में होता है, अभी हमने देखा था, दे हैविंग द सिलेंड्रिकल शेप। ऑप्टिकल फाइबर इज यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑप्टिकल एनर्जी
फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। इनका नाम ही ऑप्टिकल फाइबर इसलिए पड़ा क्योंकि हम सिग्नल को किस में ट्रैवल करवा रहे हैं, ऑप्टिकल फॉर्म में। कौन से सिग्नल्स में, ऑप्टिकल फॉर्म में। इट इज़ मेड अप ऑफ ग्लास और प्लास्टिक, ठीक है। जनरली देखो, इसीलिए हमने कहा कि इनमें लॉसेस कम होते हैं। क्यों कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू कॉपर, क्योंकि कॉपर क्या मेटल है, ठीक है। और मेटल में जब सिग्नल ट्रैवल करेगा तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होगा। सबसे पहले तो मटेरियल के अंदर ही उसमें बहुत सारे लॉसेज स्टार्ट हो जाएंगे, और आसपास सराउंडिंग में अगर कोई मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी उसको क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा सिग्नल को। जबकि जो ग्लास और प्लास्टिक्स हैं ये नॉन मेटल्स हैं, और दूसरा जो सिग्नल है वो ऑप्टिकल फॉर्म में है, तो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड का इसमें इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दूसरा मटेरियल पे भी उन फील्ड्स का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इससे ये फ़ायदा रहता है कि जो सिग्नल है, सिग्नल की प्योरिटी बहुत लॉन्ग टाइम तक बने रहती है। लेकिन इसके भी अपने इसमें भी लॉसेस होते हैं। अब वो लॉसेस क्या क्या हैं वो हम देखेंगे जब हमारी बात का जब जब टॉपिक्स चलेंगे। अब देखो भाई, सबसे पहली चीज़ जो है हमें ये पता होना चाहिए कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है किसी भी फाइबर का। किसी भी फाइबर का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें 3 लेयर्स होती हैं। ध्यान देना, कितनी लेयर्स होती हैं, 3 लेयर्स। अगर हमसे कहा जाएगा व्हाट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फाइबर, दैट मीन्स द फाइबर कंसिस्ट मेनली 3 लेयर्स। द इनर मोस्ट लेयर और सिलेंडर इज कॉल्ड कोर। सबसे इनर मोस्ट जो होती है उसे क्या कहते हैं, हम कोर कहते हैं, ठीक है। नाम याद रखना है इनके, दिस इज कॉल्ड कोर। वैसे भी जैसे हम अर्थ की कोर की बात करते हैं तो इनर मोस्ट है ना, तो कोर का मतलब है दैट इज इनर मोस्ट। उसके बाद इसके बाहर दूसरा सिलेंडर होता है जो इनर कोर को पूरा कवर करता है, जिसको बोलते हैं क्लैडिंग। और थर्ड आता है इन दोनों लेयर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसे बोलते हैं बफर कोटिंग, ठीक है। ये जैकेट भी इसे बोलते हैं। ये जो बफर कोटिंग है ये कोर और क्लैडिंग को क्या करती है, आउटर एटमॉस्फेयर और डैमेज से प्रोटेक्ट करने के लिए ये लगाई जाती है, ठीक। तो कोर, क्लैडिंग और शीथ भी इसे वर्ड बोलते हैं। तो इट हैविंग मैनी नेम्स, बफर कोटिंग, शीथ, और समटाइम वी सेड इट जैकेट, ठीक है। इट्स अ प्रोटेक्टिंग लेयर। So the optical fiber has central core surrounded by a second layer called cladding made by different materials. अब देखो भाई, इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर का अलग होता है, वो N1 हम कहते हैं, और क्लैडिंग का क्या होता है, N2। यही पूरा का पूरा गेम इसी से चलता है। सारा का सारा जो फिनोमिना है फाइबर कम्युनिकेशन का, क्योंकि देखो ट्रांसपेरेंट होता है दोनों के दोनों। देखा ना अभी इससे पहले स्ट्रक्चर में जो हमने देखा था फाइबर, अभी मैं एक बार दोबारा जाऊं, यहाँ पर जो बन रहा है, देखो ये जो फाइबर हमारा यहाँ पर जो चमकता हुआ हमें दिखाई दे रहा है पूरा का पूरा, ये ट्रांसपेरेंट है भाई। देखो ये ट्रांसपेरेंट दिखाई दे रहा है ना सभी को, इट्स Yes, ट्रांसपेरेंट। sir. तो एक्चुअल में इससे लाइट बाहर क्यों नहीं दिख रही है हमें, केवल इसी पॉइंट पे ही कि वो लाइट हमें बाहर निकलती हुई दिखाई दे रही है। अगर ये लाइट इसके अंदर से ट्रेवल कर रही है तो इस सरफेस से भी तो आनी चाहिए ना, जो इस पूरी ट्यूब है जो सिलेंड्रिकल फॉर्म में दिखाई दे रही है, इससे तो लाइट बाहर आई नहीं। लेकिन ये आपका मेन इस पर एमिट कर रही है। और ये ऐसा भी नहीं है क्योंकि बल्ब हमने लगा रखे हैं इसके, और जो ये पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स कोई बल्ब नहीं है, ये केवल क्या है, एंट्री और एग्जिट है लाइट के लिए। तो एंट्री और एग्जिट में हमें लाइट दिखाई दे रही है। तो ये जब लाइट इन पाइप के थ्रू ट्रेवल कर रही है, सिलेंडर के थ्रू जो ट्रांसपेरेंट हमें दिखाई दे रहा है, तो हमें लाइट उसके अंदर क्यों नहीं दिखाई दे रही, ठीक है। ब्राइटनेस हमें वहाँ भी दिखाई देनी चाहिए थी। तो उसका अभी हमें क्या इसके पीछे का प्रिंसिपल है वो हमें ये चीज़ बताए। अब देखो, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर विल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ क्लैडिंग। अगर मैं कहता हूँ कि ये N1 है और N2 है, तो हमेशा कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या होगा, बड़ा होगा। ये तुम्हें बिल्कुल बाय हार्ट याद रखना होगा। यही कंडीशन है फाइबर के अंदर सिग्नल के ट्रेवल होने की। इफ़ दिस कंडीशन इज़ नॉट satisfied, then there will be no communication within the fiber. So for the optical fiber communications, the refractive index of core must be greater than the refractive index of cladding. अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो फाइबर के अंदर कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो क्या मैंने बताया तुम्हें, क्या होना चाहिए, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, Great. हाँ, क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। ये कंडीशन हमेशा हमें क्या रखनी है, याद रखनी है। ठीक हो गया, चल।
अब इसके बाद द क्लैडिंग लेयर इज सराउंडेड बाय आउटर लेयर कॉल्ड शीथ और जैकेट, मैंने कहा था जैकेट भी से वर्ड कहते हैं, विच प्रोटेक्ट द फाइबर फ्रॉम क्रैशिंग, कंटामिनेशन, मॉइस्चर। देखो बहुत सारे एटमॉस्फेरिक इफेक्ट है, मॉइस्चर भी आ जाता है, कंटामिनेशन हो जाता है, कई बार क्रैशिंग है ना, और कई बार हीट है जो आपका फाइबर्स को क्या कर देगी, इट विल डैमेज। so there are so many reasons due to which the fiber can be damaged. So we can protect the fiber core and cladding by using an external layer, an additional layer that is called buffer coating or sheath or jacket. So हमें यहाँ से एक चीज़ पता लग गई, कोई भी ऑप्टिकल फाइबर है उसमें 3 लेयर्स होती हैं। पहली लेयर जो सबसे इनर मोस्ट है उसे हम कोर कहते हैं, दूसरी लेयर वो होती है क्लैडिंग, और तीसरी लेयर जिसे हम क्या कहते हैं, बफर कोटिंग। और इसमें जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर है ये हमेशा क्लैडिंग से क्या होता है, ग्रेटर होता है। ये कंडीशन हमें सर याद रखनी है। हाँ बेटे। सर लाइट को प्रोपोगेट कराने के लिए क्लैडिंग ज्यादा इसेंशियल है। बिल्कुल, अगर तो क्लैडिंग सर नहीं उसकी होगी तो स्पीड ही फिर बढ़ाती है ना, क्या चीज़, उसकी स्पीड स्पीड? बढ़ाती है ना सर। नहीं, यहाँ जो फिनोमिना होता है ना वो 2IR का फिनोमिना होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अभी हम जा रहे हैं, अभी तेरे सारे क्वेश्चंस का आंसर तुझे मिल जाएगा, डाउट खत्म। अब नेक्स्ट जब जाएंगे पता लग जाएगा कि क्लैडिंग की रिक्वायरमेंट क्यों थी और क्यों हमने इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर से कम रखा। ठीक है, एक्चुअल में तो क्लैडिंग ओके भी सर। ट्रांसपेरेंट ही है। अगर लाइट है तो लाइट तो ट्रांसपेरेंट मीडियम से बाहर निकल जाएगी, इधर से बाहर निकल जाएगी। अगर वो इधर हिट करेगी यहाँ से बाहर निकलेगी, इधर से बाहर निकलेगी। आखिर ऐसा क्या फिनोमिना हुआ कि जब ये दोनों ही ट्रांसपेरेंट हैं उसके बाद भी ये सिग्नल ट्रैवल करा। तो यहाँ पर हम मटेरियल की सबसे बेसिक प्रॉपर्टी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को यूज करने वाले हैं। और एक फिनोमिना तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो ऑप्टिक्स का, जिसे हम बोलते हैं TIR। किसी को पता है TIR क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? किसी को अगर पता है तो अपना माइक्रोफोन ऑन करके बताओ मुझे। TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है ना, डायमंड्स में बहुत चमक होती है और TIR की वजह से होती है। क्या होता है TIR, एनीवन? सब भूल गए तुम, बहुत बेसिक प्रिंसिपल है। सर जब एंगल ऑफ इंसिडेंस किसी सर्टेन एंगल से पड़ा होगा 90 डिग्री शायद। लेकिन इसकी भी कंडीशन होती है, क्या कंडीशन होती है? क्रिटिकल एंगल से जब ज्यादा होता है। हाँ क्रिटिकल एंगल। हाँ, लेकिन ये क्रिटिकल एंगल कब आता है? दो मीडियम्स की प्रॉपर्टी भी तो डिपेंड करता है ना। जब यस लाइट सर। कहाँ जाती है, डेंसर से डेंसर से रेयर रेयर में। Ray. नियरर मीडियम। ठीक है, तो इट विल बैंड अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। नॉर्मल से क्या होती है, बाहर अवे हो जाती है। ठीक है, बाहर ज़्यादा एंगल में हो जाती है। ठीक, चलो अब इसको देखते हैं। चलो अपना ये माइक्रोफोन बंद कर दो बेटे, बहुत आवाज़ आ रही है परेशी। ओके, सो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन ये एक सिंपल सा इसका एक डायग्राम है। ठीक, हम बहुत डिटेल में इसमें नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। फिर भी ये कम्युनिकेशन किस तरीके से होता है इस डायग्राम में हमें दिखाया हुआ है। क्योंकि देखो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन 4th ईयर में एक अलग से सब्जेक्ट होता है। ठीक है, यहाँ पर फिजिक्स में हम लोग उनका बेसिक इंट्रोडक्शन देख रहे हैं क्या चीज़ है, इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है क्योंकि मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी में ऑप्टिकल फाइबर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो कोई भी ब्रांच का स्टूडेंट तो ये नहीं कहेगा कि उसे ऑप्टिकल फाइबर के बारे में नॉलेज नहीं है। वो नॉलेज उसको बेसिक नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है, लेजर्स की बेसिक नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो हर जगह यूज़ होते हैं। कोई भी डिवाइस बनाओ, इट डजेंट मैटर वेदर दे आर रिलेटेड टू एनी ब्रांच, you have to use these technologies. So at least you have the basic knowledge of these particular topics. Okay. The message to be conveyed is encoded in a light wave and fed to the fiber which is propagated through TIR. तो सबसे पहले क्या करते हैं किसी भी सिग्नल को, ठीक है। अब देखो दो तरीके के सिग्नल होता है हमारे पास, एक होता है एनालॉग सिग्नल और दूसरा क्या होता है, डिजिटल सिग्नल। जो ट्रेडिशनल सिग्नल्स हम यूज करते थे पहले के टेलीफोन्स में या ओल्ड जो रेडियोज रहते थे उनमें वो सिग्नल होते थे एनालॉग सिग्नल, जो साइन वेव की फॉर्म में चलते थे। ठीक है, अब आज की डेट में जो नया सिग्नल है डिजिटल इंफॉर्मेशन के फॉर्म में वो चलता है, वो होता है तुम्हारा डिस्क्रीट। ठीक है, साइन, अभी साइन वेव ना होके स्क्वायर वेव की फॉर्म में चलता है, 0 और 1 की लैंग्वेज, अप एंड डाउन। पता पढ़ा ना बाइनरी, बाइनरी सिस्टम्स। ठीक है, ये बाइनरी सिस्टम्स क्या है, मॉडर्न कम्युनिकेशन है, डिजिटल कम्युनिकेशन जिसे बोलते हैं। और एनालॉग इन्फॉर्मेशन जो है साइन वेव के फॉर्म में चलती थी, जो ओल्ड कम्युनिकेशन होता था। तो अगर ओल्ड कम्युनिकेशन की फॉर्म में है
तो हम उसे कोडर के थ्रू या जो कन्वर्टर है उसके थ्रू किस में कन्वर्ट कर देते हैं, डिजिटल सिग्नल्स में। ठीक है, ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है। ये यहाँ से यहाँ पहुँचना भी अपने आप में पूरी एक टेक्नोलॉजी है। तो हम सिग्नल्स को पहले क्या करते हैं, पल्स की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद इन सिग्नल्स को ट्रांसमीटर्स की हेल्प से किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, आपका ऑप्टिकल सिग्नल। यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को किसमें कन्वर्ट कर दिया, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ऑप्टिकल सिग्नल हमने कन्वर्ट करा। यानी जो सिग्नल हमारे पास आया वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में था, उस सिग्नल को हमने इलेक्ट्रिकल फॉर्म से किसमें कन्वर्ट कर दिया, ऑप्टिकल फॉर्म में। अब ये ऑप्टिकल सिग्नल लेजर की हेल्प से हम कहाँ कैरी इसको भेज देते हैं, विद इन कोर फाइबर। ठीक है, फाइबर से चलता हुआ सिग्नल ट्रेवल करता है और ये दूसरे एंड पे क्या लगा रहता है, इसमें एक फोटो सेल या फोटो डिटेक्टर। ये फोटो डिटेक्टर इस सिग्नल को क्या करता है, एब्जॉर्ब अपना डिटेक्ट करता है, पढ़ता है उसे, और उसके बाद एम्पलीफायर और जो हमारे पास एक कन्वर्टर होते हैं उसके हेल्प से दोबारा से इन सिग्नल को किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, डिजिटल। और उसके बाद ये सिग्नल हमें जो कि हमारे मोबाइल फ़ोन्स है या टीवी है या कंप्यूटर सिस्टम के में हमें मिलते हैं। तो ये जो सिग्नल जैसे हम कॉल करते हैं कुछ सेकंड में ही कॉल मिल जाती है, तो उस सब के बीच में इतना सारा ये प्रोसेस हो जाती है। ठीक है, तो ये जो सिग्नल्स हैं उनको एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक लेके जाना by changing them electrical signal to optical signal, and at the receiver end they will again convert it to electrical signal from the optical signal, and we get it on our device. So this is the rough diagram, a simple schematic diagram of optical fiber communication. अब जो ये पूरा एक डायग्राम है सर ये इसमें हर डी कम, हाँ बेटा, सर ये डिकोड। डिकोडर, हम्म। तो डिकोडर है वही, ये क्या करेगा, जो तुम्हारे पल्स सिग्नल हैं वो दोबारा से किसमें, ये हमने क्या करा था, देखो इधर जो एनालॉग सिग्नल था साइन वेव की फॉर्म में, ये सिग्नल किस फॉर्म में होता है, एनालॉग सिग्नल होता है साइन वेव की फॉर्म में। ओरिजिनल सिग्नल तो ये था जो हमने भेजा, फिर हमने इसे कोडर के थ्रू किस में कन्वर्ट कर दिया, इलेक्ट्रिकल में तुम लोगों ने पढ़ा होगा साइन वेव को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक यस। को स्क्वायर वेव में, डिजिटल सिग्नल में हमने स्क्वायर। इसे कन्वर्ट कर दिया डिजिटल पल्सेस में। अब ये सिग्नल ओरिजिनली तो क्या था, इलेक्ट्रिकल सिग्नल था। अब मुझे आउटपुट में इसी सिग्नल की फॉर्म में रिक्वायर्ड है, तो मुझे अब ये डिजिटल सिग्नल से इसे दोबारा से डिकोड करके किस में लेकर आना पड़ेगा, इस एनालॉग सिग्नल की फॉर्म में। तो डिकोडर का ये यूज समझ में आया। यस सर। ये अपने आप में जो डायग्राम दिख रहा है इसमें ये पूरी की पूरी एक तुम्हारी टेक्नोलॉजी है वो। ठीक है, पूरी की पूरी ये डिजिटल कम्युनिकेशन की इंजीनियरिंग है। ठीक है, रेडियो इंजीनियरिंग जैसे हम कहते हैं। तो ये कुछ उस तरीके का है, अपने आप में बहुत सारे पार्ट हैं। यहाँ पर हमारा मेन फोकस है फिलहाल जो ये कम्युनिकेशन हो रहा है, जो हमारे पास ये वायर है, ठीक है, जो ये वायर जिसमें हम जा रहे हैं दैट इज ऑप्टिकल फाइबर, ये फिलहाल हमारा कंसर्न इससे है। इसके पीछे क्या हो रहा है, ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है। इसके बाद क्या हो रहा है, ये भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है। इस पर अभी हमने नहीं जाना, हमें अब ये बात करनी है कि सिग्नल जो इसके अंदर ट्रेवल करेगा ऑप्टिकल फाइबर्स में क्या क्या उसमें होगा, ये फाइबर्स कितने टाइप के हो सकते हैं, ठीक, फाइबर की क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि उससे ज़्यादा सिग्नल हम ट्रेवल करा सकें, और इन फाइबर्स के ऐसे क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं जिसकी वजह से लॉसेज होते हैं या एटीन्यूएशन, क्योंकि इनमें भी होता है भाई, आइडियल नहीं होते हैं। कॉपर वायर के कंपैरिजन में इनमें लॉसेस बहुत कम हैं, लेकिन इनमें भी लॉसेस होते हैं, और वो कितने कितने टाइप के होते हैं वो हम देखेंगे, और लिमिटेशन भी होती है, बहुत टाइप के फाइबर्स होते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। तो ये एक सिंपल सा डायग्राम था ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन का। ठीक, अब इसके बाद तुम लोग मैं तुम्हें क्विज असाइन कर रहा हूँ, क्विज 1 और 2। तो एक बार तुम अपने स्ट्रीम लाइन में जाओगे और इसको देखोगे। ठीक है, एक मिनट बच्चा। ठीक,
सर भेज दिया कुछ आपने? हाँ बेटे क्विज आ गया है, ठीक है, देखो पहला क्विज आ गया है, ठीक, इसको तुम लोग सबमिट करो। 2-3 मिनट का टाइम है तुम लोग के पास। ठीक, दूसरा सेंड, पहले इसको क्विज 1 करो, अब मैं क्विज 2 तुम्हें सेंड करूँगा। सर मिसिंग लिखा हुआ आ गया। कोई नहीं, हो जाएगा बेटा, मैंने टाइम चेंज करा था, ठीक है, इसको मैं कंसिडर कर लूँगा। ठीक, अब इसके बाद दूसरा क्विज भी तुम्हारे स्ट्रीम में पहुंच गया होगा, देखना उसे। ठीक, 2 मिनट है तुम लोग के पास, 3 मिनट। दोनों क्विज आसान से हैं, केवल 1 लाइनर है, पढ़ो और इसके ऑप्शन सही चूज करके उसे सबमिट करो। कुछ स्टूडेंट्स भाई अभी भी रेगुलरली एब्सेंट चल रहे हैं, उनको पढ़ने का मन नहीं है, क्या है ये समझ नहीं आता। देखो भाई ये बात है, देखो रेगुलर सिलेबस चल रहा है तो तुम्हारे जो ये क्विजेज हैं इनके अपने ग्रेड हैं, ठीक है, इनके बेस पर मार्किंग होती है, और तो तुम लोगों को ध्यान रखना है, इन्हें सबमिट करना है टाइमली। कई लोग क्या करते हैं, जो लास्ट में क्विज में दे रहा हूँ वो सबमिट ही नहीं करते, है ना, कुछ लोग के सबमिट ही नहीं हो रहा है क्विज में। तो क्विज तुम लोग को सबमिट करना है, जो भी क्विज तुम्हें असाइन हो रहे हैं, ठीक है, उन्हें किसी को भी छोड़ना नहीं है, कि हर क्विज के अपने पॉइंट्स हैं, और डेली के मिला के तुम्हारा जो मार्क्स हैं, देखो भाई इंजीनियरिंग में ये चीज़ रहती है कि मार्क्स बहुत मैटर करते हैं, ठीक है, भले ही वो इंटरनल हो एक्सटर्नल। तो तुम्हें ध्यान रखना है अपने असाइनमेंट्स को, जो क्विज तुम्हें प्रोवाइड हो रहा है उन्हें टाइमली करो। और कुछ लोग बहुत इरेगुलर हैं, तो ऑनलाइन में हमें सब पता लग जाता है और रेगुलर है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल वाले जो सर हैं, है ना, सुमित सर पढ़ा रहे हैं ना तुम लोग को? यस यस सर। यस सर। हाँ ठीक है, तो हम लोग के कांटेक्ट आपस में रहता है भाई टीचर, तो हमें पता रहता है कौन सा बच्चा कहाँ कौन से लेक्चर में आ रहा है और किससे गायब हो रहा है। तो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो गायब रह रहे हैं भाई फिजिक्स के लेक्चर से, और फिजिक्स का अगर मैं तुम्हें क्रेडिट बताऊँ तो वो सबसे ज़्यादा क्रेडिट होता है भाई, ठीक है, क्योंकि यहाँ क्रेडिट बेस्ड सिस्टम है तुम लोग का। फिजिक्स में नंबर कम आए तो परसेंटेज ज़्यादा डाउन होगी। तो सभी सब्जेक्ट्स पे ध्यान देना है, किसी सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं है, और ख़ासकर स्पेशली इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो तो फिजिक्स को तो तुमने ध्यान से पढ़ना ही है, क्योंकि बिना फिजिक्स के जो 4 साल हैं अगर वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए तो प्रॉब्लम बने रहती है। फर्स्ट टाइम फिजिक्स अच्छे से पढ़ ली, बाकी सब्जेक्ट भी अच्छे से, सभी सब्जेक्ट में बहुत ध्यान से पढ़ना, तो तुम्हें बहुत फ़ायदा देगा। फिर जो लापरवाही करेगा फिर उसको आगे प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अभी नहीं पढ़ेगा बाद में उसे पढ़ना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि उसे रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अगर टॉपिक्स ऐसे नहीं है कि तुम अभी छोड़ दिया तो तुम्हें बाद में नहीं पढ़ने पड़ेंगे, हर ब्रांच वाले को टॉपिक्स पढ़ने पड़ते हैं। फर्स्ट ईयर में जिसका बेसिक जितना क्लियर होगा उसे सेकेंड ईयर ऑनवर्ड उतने ही फ़ायदे मिलते हैं। तो इसलिए जो भी सब्जेक्ट तुम्हारे फर्स्ट ईयर में दिए हुए हैं सारे के सारे बढ़िया सब्जेक्ट्स हैं, वो इसीलिए दिए हुए हैं क्योंकि तुम्हारा यूज़ है, इसलिए तो कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट हैं, नहीं तो बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ देते हैं इंजीनियरिंग में। इसलिए फर्स्ट ईयर में वही सब्जेक्ट रखे जाते हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं तुम्हारे आने वाले इंजीनियरिंग कैरियर में, ठीक, टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं। तो हो गए होंगे आई होप सभी के जो क्विजेस हैं, एक बार मैं देखूँ किस किस ने सबमिट करे हैं। एक मिनट में लोग ले लें। कुछ के भी मिसिंग आ रहे हैं, ठीक है, कुछ ने सबमिट नहीं करे अभी। चलो कोई नहीं, जिसका हो गया वो, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अब मैं दोबारा से अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ तुम लोग को। आगे मेरी स्क्रीन बेटे। यस सर।
यस सर। ठीक है। अब हमने बात करी थी एनालॉग, अभी एक क्वेश्चन उठा था कि व्हाई वी आर यूजिंग कोडर एंड डिकोडर। सो वी हैविंग एनालॉग सिग्नल्स एंड डिजिटल सिग्नल। जो एनालॉग सिग्नल मैंने तुम्हें पहले बताया कि वो देखो साइन वेव की फॉर्म में चल रहे हैं, स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। सो दीज आर एनालॉग सिग्नल्स। ठीक। तो एनालॉग सिग्नल्स ओल्ड सिस्टम में यूज होते थे, अभी भी अगर वो यूज हो रहे हैं तो वी विल कन्वर्ट दैम इनटू डिजिटल सिग्नल, और उसके बाद हम उन्हें कम्युनिकेशन में आगे यूज करते हैं। ठीक। लेकिन जो ट्रेडिशनल एनालॉग सिग्नल्स है उनके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं कि वो लॉन्ग डिस्टेंस तक नहीं यूज जा सकते हैं ना, इनमें लॉसेस बहुत सारे होते हैं। ठीक। जब आपका सिग्नल कैरिंग कैपेसिटी है ये भी क्या होती है, कम होती है। तो इसकी जो डिसएडवांटेज थी उसकी वजह से नए सिग्नल्स आए, नया कम्युनिकेशन सिस्टम बना, जिसको हमने क्या बोला, डिजिटल सिग्नल कम्युनिकेशन। ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ जो वेव्स हैं स्क्रीन पर जो तुम्हारी आ रही होंगी, ये आपका रेक्टेंगुलर या स्क्वायर वेव की फॉर्म्स में, यानी या तो अप है या डाउन है, दो ही स्टेट्स हो सकती हैं, या तो 0 होगा या 1 होगा। तो इस तरीके जो स्टेट्स हैं, इस तरीके से सिग्नल ट्रैवल होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, तुम्हारा डिजिटल सिग्नल। और डिजिटल सिग्नल लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में यूज़ होते हैं, एज वेल एज उनमें इंटरफेरेंस का फिनोमिना भी कम होता है। तो इंटरफेरेंस कम होगा तो लॉसेस भी हमारे कम होते चले जाएंगे। तो डिजिटल सिग्नल में डिस्क्रीट वैल्यूज होती हैं, आइदर दे हैविंग हाई और लो वैल्यूज, बट इन एनालॉग सिस्टम इट में हैव एनी वैल्यू। ठीक है। तो साइन वेव होती है, उसमें कोई भी वैल्यू हो सकती है भाई। ठीक है। यहाँ जो साइन वेव है उसमें कोई भी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, जबकि डिजिटल में अप या डाउन, 0 और 1, हाई या लो, यही वैल्यूज हमारे पास रहती है। हम देखो इसमें वही लिखा हुआ है, द ट्रांसमीटर कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू ऑप्टिकल सिग्नल, द इंफॉर्मेशन इज कैरिड थ्रू द ऑप्टिकल फाइबर एंड रिसीवर रिसीव्स इट एंड कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट विच देन डिकोडेड एट अ गिवन ओरिजिनल इंफॉर्मेशन। ये जो वो डायग्राम में लिखा हुआ था उसको बहुत 2 लाइन में उसने खत्म कर दिया। यहीं पर जो ट्रांसमीटर है वो क्या होता है, इट में बी लेजर्स और डायोड कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू ऑप्टिकल सिग्नल and the information carried within the fiber in the form of optical signal। फाइबर के अंदर ऑप्टिकल सिग्नल की फॉर्म में ही आपके क्या चलेंगे, सिग्नल, एंड देन इट इज रिसीव्ड एट द रिसीवर एंड देन अगेन इट इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, एंड आफ्टर डिकोड if it is a analog system we get the original information। The photodiodes are used as receiver and infrared light is used due to the less attenuation and dispersion in the medium। अभी क्या है एटीन्यूएशन और डिस्पर्जन, ये हमारा इसका जो लास्ट लेक्चर रहेगा वहाँ हम पढ़ेंगे कि जो फाइबर्स होता है उनमें एटीन्यूएशन और डिस्पर्जन ये क्या फिनोमिना है। अब देखो भाई, प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, और वी से इट प्रोपोगेशन मैकेनिज्म। अभी प्रोपोगेशन मैकेनिज्म क्या है, द ऑप्टिकल फाइबर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। आवाज कम हो रही है, अब ठीक है? यस सर, अब ठीक। ओके। तो जो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन है, ये जो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन होता है इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है इट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है। जब ये क्वेश्चन बहुत बार आता है भाई, यहाँ भी आता है, जनरल कंपटीशन कल के दिन तुम लोग बैठोगे, है ना, गवर्नमेंट जब तुम जॉब के लिए जाओगे, कई लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं और कुछ नॉर्मली प्राइवेट में भी जा रहे हैं, तब भी हैविंग लॉट ऑफ क्वेश्चंस। देन दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, दैट व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स। ओके। तो द ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन का बेसिक प्रिंसिपल होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एट फाइबर will occur only if the following two conditions are satisfied। अभी फॉलोइंग 2 कंडीशंस क्या हैं, अब हम नेक्स्ट स्लाइड में से देखते हैं। ये कंडीशन है भाई जो मैंने तुम्हें पहले भी बताई थी, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर मटेरियल मस्ट बी स्लाइटली हायर देन द क्लैडिंग N2 सराउंडिंग इट। यानी N1 को क्या होना चाहिए, N2 से ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है। अगर N1 N2 से ग्रेटर नहीं है देन देयर विल बी नो फाइबर कम्युनिकेशन। ये जो लाइट बीम जा रही है ना इस तरीके जाते हुए दिखाई दे रही है, ये गई, अब ये गई लाइटर मीडियम में, बैंड हो गई अवे फ्रॉम द नॉर्मल, उसके या नहीं इधर ये अभी आउटर मीडियम से आ रही है तो ये नॉर्मल की तरफ बैंड हुई।
अभी हम डिस्कस करेंगे इसको भी, ये डायग्राम क्या है। उसके बाद ये इसके अंदर ही चल रही है। अगर यहाँ पर ये जो एंगल बना है ये थीटा सी से क्या हो जाए, स्मॉल हो जाए, ठीक है। ये एंगल नहीं, ये गलत लिख दिया मैंने। अगर थीटा जो है लेस देन क्या हो जाए, थीटा सी, तो ये क्या हो जाएगा, ये लाइट बीम यहाँ से बाहर निकल जाएगी, ठीक है। फिर अंदर कोई लाइट ट्रेवल करेगी नहीं। तो इसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए हमेशा, थीटा शुड बी ग्रेटर देन थीटा, थीटा इज ग्रेटर देन टू थीटा सी। अगर ये कंडीशन पॉसिबल ये होगी तो तभी हमारा क्या होगा, मटेरियल के अंदर वेव ट्रैवल करेगी कोर के अंदर। और ये कब पॉसिबल होगा, जब n1 क्या होगा, n2 से ग्रेटर। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब देखो, तो जब भी हम दो मटेरियल से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर तो सबसे बेसिक लॉ है वो स्नेल्स लॉ आता है, ठीक है। साइन थीटा इक्वल्स टू n2 अपॉन n1, ठीक है। ये पढ़ा हमने, साइन थीटा से क्या होता है एक्चुअल में, साइन आई अपॉन साइन आर, यही होता है ना। यस सर। याद आ रहा है। तो इधर साइन थीटा सी अपॉन 1 हो गया, ये कैसे हुआ भाई बताओ, साइन आई अपॉन साइन आर। क्योंकि क्रिटिकल एंगल की कंडीशन में आई क्या होता है, इंसिडेंट एंगल, ये होता है थीटा सी, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाता है, आर 90 डिग्री। ऐसे ही तो होता है ना। जब लाइट बीम आई इस तरीके से, ये मीडियम था तुम्हारा n2 और ये क्या था n1, तो जब ये लाइट बीम इधर आई, ये थीटा सी एंगल पे जब आती है तो ये कहाँ चले जाएगी, इसी सरफेस के अलावा। तो ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री, 90। ठीक है। तो थीटा सी कितना, आर कितना हो गया, 90 डिग्री। तो साइन 90 कितना हो गया, 1, और यस ऊपर क्या सर। बचा, साइन थीटा सी, इसीलिए क्या लिखा है, साइन थीटा सी इक्वल्स टू n2 अपॉन n1। आया समझ में। यस सर। स्नेल्स लॉ है, तो ये क्या है, इट इज ए स्नेल्स लॉ। इन विच कंडीशन, फॉर क्रिटिकल एंगल कंडीशन, ठीक है। एक्चुअल में क्या होगा, साइन थीटा सी अपॉन साइन 90 होगा इसमें, लेकिन साइन 90 क्या हो गया, 1, इसने यहाँ पर इसने डायरेक्ट क्या लिखा, साइन थीटा। ओके, उसके बाद कह रहा है, व्हेन द लाइट इज इंसिडेंट ऑन वन एंड ऑफ द फाइबर एट स्मॉल एंगल, इट पासेस थ्रू द फाइबर एज एक्सप्लेन्ड बिलो। लेट आई बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ लाइट रे विद द एक्सिस एंड आर द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। जो आई है दैट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, और आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब देखो, if theta be an angle at which the rays incident on the fiber boundary, then theta equals to 90 minus r। देखो दोबारा से जाते हैं डायग्राम में, थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, 90 माइनस आर। ये देखो, ये टोटल एंगल जो हमारा, अगर हम बात करें, ये हमारे पास क्या होगा, 90 डिग्री, ठीक है। तो जो हमारे पास थीटा बनेगा कितना होगा, 90 माइनस आर की कंडीशन हमारी इसमें बनने वाली है, ठीक। इफ थीटा इज ग्रेटर देन थीटा सी, अगर क्रिटिकल कंडीशन की केस आता है, तभी हमने देख लिया था साइन थीटा सी किसके इक्वल होना चाहिए, इट शुड बी इक्वल्स टू n2 अपॉन n1। और अगर थीटा सी हम लेते थे, देन वी कैन राइट इट एज साइन इनवर्स n2 अपॉन n1। देन द रे इज total internal reflection, ठीक। In this way the ray undergoes the repeated total internal reflection until it emerges out of the other end, even if the fiber is bent, ठीक। Thus the light ray guided through the fiber from the end to another end without loss of energy due to the reflection, ठीक है। अब समझे इसने क्या कहा इस लाइन में। इस लाइन में इसने क्या बोला, दोबारा से हम पुरानी स्लाइड में जा रहे हैं। यहाँ से लाइट बीम इसमें ट्रेवल कर रही है, ठीक। ये लाइट बीम इधर से इधर गई, इसके अंदर ये ट्रेवल करना इसने स्टार्ट करा। जब तक रिफ्लेक्शन, हर जो भी रिफ्लेक्शन हो रहा है, जो भी पॉइंट है,
एक पॉइंट ये है ए, फिर कहाँ हिट करा इसने, बी पे करा, फिर सी पे करा, फिर डी पे करा, फिर बाहर निकल गए। जब तक आपका ये जो भी सरफेस से टकरा रही है, जब तक इसमें TIR का फिनोमिना या क्रिटिकल एंगल की कंडीशन सेटिस्फाइड रहेगी, ये मैट कोर के अंदर चलते रहेगी। अगर किसी एक पर्टिकुलर जगह पर अगर ये TIR की कंडीशन ख़त्म हो जाए, तो जो लाइट बीम है वो उस पर्टिकुलर में, सपोज इस पॉइंट पे TIR का या क्रिटिकल एंगल की कंडीशन ख़त्म हो गई, तो लाइट बीम यहाँ से क्या निकल जाएगी, बाहर। तो लाइट बीम का विद इन द कोर फाइबर या ऑप्टिकल सिग्नल का विद इन द कोर फाइबर ट्रेवल होने के लिए एसेंशियल कंडीशन क्या है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमें मिलना चाहिए। अब जो डायग्राम हमें दिख रहा है, अभी हम कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे, कुछ फिजिकल पैरामीटर होता है किसी ऑप्टिकल फाइबर का, तो उसका एक डेरिवेशन आएगा, तो बहुत क्लियरली ये सारी चीज़ें हमें समझ में आएंगी कि आई कैसे रहा, आर, फिर थीटा सी। तो डेरिवेशन हमारा कल के लेक्चर में जब चलेगा तब ये चीज़ें बहुत हमारी क्लियर हो जाएंगी। अभी हमें फ़िलहाल ये याद रखना है कि यहाँ पर फिनोमिना कौन सा होना चाहिए, इट शुड बी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन। और ये मैकेनिज्म अगर फॉलो हो रही है, देन ओनली वी विल हैव द सिग्नल एट दी आउटपुट। ठीक हो गया। ये डायग्राम बनाया है, अभी मैंने तुम्हें समझाया था। व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा है ना, क्रिटिकल एंगल से कम हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लाइट बीम बाहर निकल जाएगी। ठीक, लेकिन कंडीशन हमेशा क्या होनी चाहिए, जिस मीडियम से लाइट आ रही है वो डेंसर होगा और जिसमें जा रही है वो कौन सा होना चाहिए, रेयर। अगर ये कंडीशन होगी नहीं तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर तो लाइट हमेशा रिफ्रैक्ट हो दूसरे मीडियम में पहुंचेगी। जब भी रेयर से डेंसर में जाएगी तो कोई इफेक्ट नहीं आता, लेकिन डेंसर से रेयर में जाएगी तभी हमारे पास TIR का फिनोमिना हो सकता है। अब मैंने क्या करा, इस थीटा एंगल को बढ़ाया। जब इस थीटा एंगल को मैं बढ़ाऊंगा, इस तरीके से मैं देखता हूँ, पहले ये एंगल इस तरीके से था, लाइट ज़्यादा बैंड हुई, फिर उसके बाद मैंने क्या करा, इस एंगल को और बढ़ा दिया, लाइट भी ज़्यादा बैंड हुई। अब मैंने और ज़्यादा क्या करा, तो और ज़्यादा बैंड कर दिया। अब लाइट बीम क्या करी, अलॉन्ग दिस सरफेस चलेगा। तो ये एंगल क्या बना हमारा, थीटा, क्रिटिकल एंगल। और इससे ज़्यादा अगर मैं एंगल कर देता हूँ तो लाइट बीम इसी मीडियम में वापस आ जाएगी। सो दिस इज़ द कंडीशन फॉर TIR। चलो नेक्स्ट फिगर में हम देखते हैं, ये चीज़ ने लिखी। देखो, अब इसने एंगल को बढ़ाता चला गया, तो एक पर्टिकुलर एंगल थीटा पे लाइट बीम कहाँ चले गई, अलॉन्ग दी सरफेस। तो ये हमारे, इसका मतलब ये जो एंगल इस कंडीशन में है, जब जो रिफ्लेक्टेड बीम है वो क्या बनाए, 90 डिग्री का एंगल, या दैट इट ग्रेजेस अलॉन्ग दी सरफेस, then this angle is called critical angle, that is theta equals to theta c. And if you further increase the angle, what will happen? If you further increase the angle, the light will reflect back to the same system. ठीक है, ये उसी सिस्टम में क्या आ जाएगी, तुम्हारी वापस आएगी। जैसे यहाँ पर डायग्राम में एनिमेशन भी है, इसमें जो लाइट बीम है वो उसी मीडियम में टकराने के बाद क्या आ रही है, वापस आ रही है, वो बाहर नहीं निकल रही। तो इसका मतलब क्या है, TIR का फिनोमिना कब होगा, व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू द एंगल ऑफ दैट इज क्रिटिकल एंगल। ठीक, अब इसका कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये हमें पता है, हमेशा लाइट कहाँ आनी चाहिए, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। इसका मतलब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिस मीडियम से आ रही है, फर्स्ट मीडियम, वो हायर होना चाहिए, और जिस मीडियम में जा रही है वो क्या होना चाहिए, आपका रेयरर, यानी कम। ठीक है, किसी ऑप्टिक्स में हम किसी मीडियम को रेयर या डेंसर किसके रिस्पेक्ट में कहते हैं, उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेस पे कहते हैं भाई। ऐसा नहीं कि हमने कहा कि हवा हमारे लिए रेयर और पानी हमारे लिए क्या डेंसर मीडियम है, वो हमारे हिसाब से है। लेकिन अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोफाइल के हिसाब से बात करें, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका हाई होगा वो डेंसर मीडियम होगा, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा वो कौन सा होगा, रेयर मीडियम। ठीक, तभी हमारे पास, और लाइट हमेशा डेंसर से कहाँ जाए, रेयर मीडियम। द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल विच कैन बी डिटरमाइंड बाय स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ में पता है, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है हमेशा क्या होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए, तभी हमारा इस क्लैडिंग के अंदर TIR का फिनोमिना होगा।
यहाँ पर जो डायग्राम है ये बता रहा है कि जो हम सिग्नल है, साउंड सिग्नल था, इस साउंड को हमने क्या करा, कन्वर्टर के थ्रू डिजिटल ऑप्टिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया, और ये ऑप्टिकल सिग्नल विद इन द कोर हमारा ट्रैवल करा, फिर दोबारा से इस ऑप्टिकल सिग्नल को साउंड सिग्नल में क्या कर देते हैं, हम कन्वर्ट कर देते हैं। अब इसके बाद आता है एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, ऑप्टिक्स का पार्ट है, हमें खुद पता है ऑप्टिक्स सबसे बड़े टॉपिक्स में से होता है फिजिक्स का, ठीक है। तो द फिनोमेना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लाइट इज यूज्ड इन मैनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, बाइनोक्यूलर्स, स्पेक्ट्रोस्कोप, पेरिस्कोप, ठीक है। बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जहाँ पर टीआईआर का फिनोमेना होता है। जब हम डिटेल स्टडी करते हैं इन इंस्ट्रूमेंट्स की, तो हम देखते हैं कि वहाँ तो टीआईआर का फिनोमेना हम लोग यूज करते हैं। फिलहाल हमारे सिलेबस में नहीं है तो, लेकिन हमें याद रखना है कि फिनोमेना ये कहाँ यूज होता है, दैट इज इन टेलीस्कोप्स, माइक्रोस्कोप्स एंड मैनी अदर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। द ब्रिलियंस ऑफ डायमंड इज ड्यू टू द टीआईआर। मैंने तुम्हें बताया था अभी कि जो डायमंड है, डायमंड बहुत ज़्यादा चमकीला दिखाई देता है, उसके पीछे का रीजन भी क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। द ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स बेस्ड ऑन द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो हमारा प्रेजेंट चैप्टर है, इट्स अगेन एप्लीकेशन ऑफ टीआईआर, और टीआईआर की सबसे ज़बरदस्त एप्लीकेशन में से एक है। द फिनोमिना ऑफ मिराज कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ टीआईआर, दैट इज टोटल। मिराज का मतलब पता है तुम लोग को क्या होता है? यस सर। क्या होता है बताओ? ऑप्टिकल इल्यूजन। यस सर। इल्यूजन होता है ना, जब हम हाईवे पे चल रहे होता है, यस। हमें लगता है कि सामने यस सर। बहुत पानी सा है ना, बिल्कुल धुंधला धुंधला सा लगता है कि पानी भरा हुआ है रोड के ऊपर बहुत सारा। डेजर्ट्स एरियाज में। हाँ, डेजर्ट्स एरिया में बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जब तुम हाईवेज में चलोगे गर्मी के मौसम में, तभी तुम्हें वहाँ दिखाई देगा, क्योंकि जो रोड पर से जो हीट होती है वापस जा रही होती है, ठीक है। तो वो जो हमें मिराज दिखाई देता है, उसके पीछे भी किसका फिनोमिना वर्क करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो डे टू डे लाइफ में हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे फिनोमिनाज हैं जो टीआईआर से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक हमारी क्या थी, इंफॉर्मेशन अबाउट टीआईआर। ठीक हो गया? ओके। तो आज की जो लेक्चर है, एक बार मैं समराइज करता हूँ। तो आज के लेक्चर में हमने क्या स्टडी करा, हमने पहले ये पता करा कि ऑप्टिकल फाइबर्स क्या हैं, हमें ये पता लगा कि ऑप्टिकल फाइबर्स क्या होते हैं, ग्लास या प्लास्टिक से बने हुए बहुत ही थिन स्ट्रक्चर्स हैं विच हैविंग डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन हेयर्स, ओके। और ये हमारे मॉडर्न डे कम्युनिकेशन में यूज़ हो रहे हैं, और ये किसको रिप्लेस करते हैं, कॉपर वायर कम्युनिकेशन को। और कॉपर वायर कम्युनिकेशन को रिप्लेस करते हैं बिकॉज दे हैविंग वेरी लार्ज नंबर ऑफ एडवांटेज ओवर द कॉपर वायर कम्युनिकेशन। देन इट कम्स व्हाट आर द बेसिक पार्ट्स ऑफ दिस ऑप्टिकल फाइबर्स। क्या एक सिंगल लेयर स्ट्रक्चर है या मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर है? तो हमने देखा कि मेनली इसमें 3 लेयर्स होती हैं, फर्स्ट कोर, दूसरी क्लैडिंग, और तीसरी प्रोटेक्टिंग लेयर है। तो जो हमारा सिग्नल ट्रैवल करता है मेनली किस पे डिपेंड करता है, कोर और क्लैडिंग की प्रॉपर्टीज़ पे। और हमने ये भी पता लगाया कि जो क्लैडिंग है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर से हमेशा क्या होगा, कम, तभी हमारा टीआईआर का फिनोमेना होगा, ठीक। और इसके बाद फाइनली हमारे पास क्या था कि ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। हमने ये देखा कि जो आपको ऑप्टिकल फाइबर्स हैं ये टीआईआर के फिनोमेना पे वर्क करता है। ठीक हो गया बच्चों? तो ये आज का हमारा टॉपिक था। अभी फर्दर हम कल को और ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे क्या क्या मैकेनिज्म होती हैं, किस तरीके से वर्क, कुछ मैथमेटिकल पोर्शन आएगा कल, टाइप्स ऑफ फाइबर हमने डिस्कस करना है, और फाइबर्स में क्या क्या लॉसेज होते हैं वो भी हमने डिस्कस करना है। तो आने वाले टाइम पे और हमें न्यूमेरिकल्स भी हम लोग इसमें देखेंगे। तो किसी का कोई क्वेश्चन है बताओ? चलो मैं तुम्हें क्विज दे रहा हूँ, किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो मुझसे पूछ सकता है। हाँ सर, बेटे। मैंने सर आपसे कल पूछा था ना कि वो अर्थ से मून तक लेजर जो ट्रेवल करता है वो कौन हाँ सा हाँ है। हाँ हाँ बेटे। वो सर मैंने सर्च किया था, तो सर अच्छा। लेजर बीम नॉर्मल होती है, पर वो सर रिफ्लेक्टर्स यूज करते हैं ज़्यादा दूर तक ट्रेवल करने के लिए। हाँ, तो इसका मतलब क्या, रिफ्लेक्टर्स उन्होंने यूज करें, ठीक। तो मतलब बहुत पावरफुल है, उसके बाद भी वो क्या है, पावरफुल है। रिफ्लेक्टर कितनी दूर तक हम यूज कर सकते हैं ना, यानी लेजर बीम हमने बहुत ज़्यादा पावरफुल लेजर बीम बनाई है, तभी वो रिफ्लेक्टर के हेल्प से भी क्या कर पा रही है, ट्रैवल कर पा रही है, क्योंकि अर्थ और मून के बीच सर की जो डिस्टेंस है। सर जो लेजर बीम हाँ है, बेटे। हम ज्यादा हाँ, रिफ्लेक्टर यूज करेंगे तो उसकी पावर कम नहीं हो जाएगी? जितने ज्यादा रिफ्लेक्टर यूज करेंगे सर हम।
तो इसीलिए तो बहुत हाई इंटेंस बीम होनी चाहिए, है ना। ये तो होगा, ये तो नेचर है, किसी भी रेडिएशन का नेचर है कि वो जब भी जितने ज़्यादा रिफ्लेक्शन होंगे उसकी इंटेंसिटी कम होती है। भाई वो ठीक है। 700 नैनोमीटर से ऊपर यूज करते हैं ना ज्यादा हाँ, अब वो देखो पूरी इंफ्रारेड से। अलग अलग फिजिक्स है, पूरी मैकेनिज्म है, वो पढ़ना पड़ेगा क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, कितने रिफ्लेक्शंस वो लोग यूज़ करते हैं, है ना। तभी वो डिसाइड होगा कि वो आपकी मून तक पहुंच पा रही है ना। ऐसा नहीं कि बहुत सारे रिफ्लेक्टर यूज़ कर दिए तो इंटेंसिटी भी तो मेंटेन रहनी चाहिए बीम की, तो उसकी पूरी एक मैकेनिज्म होगी। चलो पहले हम क्विज मैं तुम्हें दे दूं, उसके बाद फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। तो तुम लोग सभी लोग अपने टाइम लाइन में पहुंचो, 1 मिनट रुको। स्क्रीन अभी तो बंद हो गई ना स्क्रीन।